Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of July 2022. 22 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से बता दूं कि हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों का ही एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप लोग एनालिसिस नहीं देख रहे हैं दोनों तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख ली तो उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई और सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं करंट अफेयर्स के लिए। दिस इज़ ऑल यू नीड फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, इसकी पर्सनल गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग नए जुड़े हैं तो वो प्लीज़ देखें और यू ऑल विल एंजॉय द कंटेंट। एंड जो लोग पुराने हैं तो वो तो जानते ही होंगे, सो आई विल रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। सवाल प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला सवाल है, इनमें से कौन से मिनरल्स हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकंड इज लिथियम, थर्ड इज कोबाल्ट। आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू वरोआ डिस्ट्रक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो वरोआ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला, इट इज़ अ पैरासाइटिक इंसेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट अटैक्स एंड फीड्स ऑन द हनी बी पॉपुलेशन। One only, two only, both here. And question number 3 is, which of the following places is also called आदिवासी जलियावाला। तो आदिवासी जलियावाला इनमें से कौन से प्लेस को बोलते हैं। ऑप्शन है चिटगांग हिल ट्रैक्ट, मानगढ़ हिलॉक, छोटा नागपुर या ईस्ट गोदावरी रीजन, ठीक है ना। तो ये 3 सवाल हैं। आई होप आप इनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। पहला सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं। तो ये तीनों ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ग्रेफाइट हो, चाहे लिथियम हो, चाहे कोबाल्ट हो, ऑल दीज 3 आर द क्रिटिकल मिनरल्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वरोआ डिस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है। तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो, इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ बताई थी जिसमें वरोआ माइट के बारे में बताया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, कुछ जो हनी बीज हैं उनको ख़त्म डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि उनके ऊपर वरोआ माइट लग गए थे। उनका कहना था कि अगर ये वरोआ माइट एक बार लग जाए तो ये पूरे बी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। तो ये पैरासिटिक इंसेक्ट होता है, ये भी सही है, और इट अटैक्स ऑन द हनी बी पॉपुलेशन, ये भी सही है। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा सवाल आपसे मैंने पूछा कि आदिवासी जलियावाला किसे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानगढ़ हिलॉक, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। हुआ क्या था कि 1922 में सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भील ट्राइबल विलेजर्स थे। ये गुजरात की कहानी है। वहाँ पर हुआ था मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप के अंतर्गत। मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप के अंतर्गत जो ये ट्राइबल्स थे, ये इकट्ठा हुए थे एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच वॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स। तो वहाँ के ब्रिटिशर्स और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से परेशान होकर के ट्राइबल्स ने मोतीलाल तेजावत के अंतर्गत आकर के 7 मार्च 1922 there was this was there, है ना। they gathered on the bank of river under the leadership of मोतीलाल तेजावत to protest। तो वहाँ पे 2 वेल्स थी, जिसमें धिकाड़िया वेल और दुधिया वेल थी, which were overflowing with the bodies and all। तो इसको ट्राइबल ट्राइबल जलियावाला भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइबल जलियावाला, आदिवासी जलियावाला जिसको बोलते हैं। मानगढ़ हिलॉक याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाई इज यूरोप फेसिंग हीट वेव्स, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, व्हाट नीड्स टू बी डन। 3 चीज़ें आपको बतानी कि पहली चीज़ तो यूरोप हीट वेव्स फेस क्यों कर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और तीसरा कि क्या करना चाहिए, न केवल यूरोप के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए। आपको तो ओवरऑल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहली न्यूज़ है एशियाटिक चीता के रिगार्डिंग। आप सबको पता है कि एशियाटिक चीता का जो रीइंट्रोडक्शन है वो इंडिया में मध्य प्रदेश में हो रहा है, पालपुर कूनो नाम की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है ना। पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये आपका चंबल क्षेत्र में आती है। सो दैट इज़ वेयर द एशियाटिक चीता इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, है ना। And cheetah is the world's fastest land animal and it declared extinct in India in 1952। भारत में इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था 1952 में, 1952 में। एशियाटिक चीता का अगर हम IUCN स्टेटस देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, याद रखिएगा। एशियाटिक चीता का जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है। एंड पीपल बिलीव दैट दे आर सर्वाइविंग ओनली इन ईरान, है ना। बहुत ही कम जगहों पे लोकेशन में ईरान और ये अफ्रीका कुछ रीजन है जहाँ पर ये अवेलेबल
अवेलेबल हैं इस समय, ठीक है ना। एंड नाउ दे आर बीइंग टेकन फ्रॉम अफ्रीका ओनली, वो अफ्रीका से ही लाए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, नायरोबी वाले पार्ट से लाया जा रहा है इनको। कुछ रीजंस दिए कि क्यों एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया में फर्स्ट टाइम पे। तो पहला था रिड्यूस्ड फेकंडिटी एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इन द वाइल्ड। तो इनका जो मोर्टेलिटी रेट था आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना, दैट वाज हाई दैट टाइम, ठीक है ना। और इनकी फेकंडिटी कम हो गई थी। फेकंडिटी कम हो गई थी मतलब कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो गई थी, या फिर उसकी जो कहना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो गई थी। रिड्यूस्ड फेकंडिटी का मतलब क्या होता है कि इनकी जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो घट गई थी। देन इनएबिलिटी टू ब्रीड इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी में ये ब्रीड कर नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। देन स्पोर्ट हंटिंग एंड बाउंटी किलिंग, ये भी 2 रीजंस थे। ये मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है ना। और कैप्टिविटी में रखना भी ऑब्वियस सी बात है, एंथ्रोपोजेनिक ही आप बोल सकते हैं। दूसरी न्यूज़ है माइक्रोनेशिया के रिगार्डिंग। तो माइक्रोनेशिया आप सबको पता होगा कि इसको फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक, है ना। और इसमें 4 आइलैंड स्टेट्स आते हैं, याप, चूक, कोरसे एंड फोनपी। याद रखिएगा फोनपे नहीं फोनपी, ठीक है ना। और याप, चूक, कोसरे एंड फोनपी अगर आपसे कहीं पूछे यूपीएससी की किसके पार्ट है, मेलानेशिया के हैं कि माइक्रोनेशिया के हैं कि पॉलिनेशिया के हैं, तो ये आपको याद रखिए कि माइक्रोनेशिया के हैं। अच्छा, ये तीनों जो मैंने नाम लिए ना, ये तीनों आपको पैसिफिक के ही आइलैंड ग्रुप्स हैं, इसीलिए इनको याद रखिएगा कि पैसिफिक के 3 हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। और आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोनेशिया की। याद रखिएगा ये सारे के सारे दे ऑल आर इन द कैरोलिन आइलैंड्स, इनको इसलिए कैरोलिन्स भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज कैरोलिन्स। एंड ये माइक्रोनेशिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। लेट मी शो यू द मैप एज वेल। तो ये मैप आप देख पा रहे होंगे, यू कैन सी दिस मैप। तो दिस इज द माइक्रोनेशिया वाला पोर्शन, ये माइक्रोनेशिया का पोर्शन, जैसे मार्शल आइलैंड मेन याद रखेगा, इसको लिख लीजिए। ये 4 तो आप लिख ही लीजिए। ये फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जिसको मैंने बोला आपको, यहाँ पे पलाऊ आपका है। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया का मैंने अभी आपको बताया था, याप, चुक, कोसरे और आपका फोनपी। एंड ये किरिबाती, मार्शल, गुआम और पलाऊ, ये 4 तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखें कि ये माइक्रोनेशिया के पार्ट है। कौन कौन से? मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, पलाऊ, गुआम और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ठीक है ना। और यहाँ फिर मेलानेशिया आता है, तो यहाँ पे जैसे पापा न्यू गिनी हो गया, नाउरू हो गया, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड देखो इस बार न्यूज़ में भी रहा है बहुत ज़्यादा चाइना के कारण, तो सोलोमन आइलैंड का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेलानेशिया का पार्ट है कि माइक्रोनेशिया का है। तो याद रखिएगा सोलोमन आइलैंड किसका पार्ट है आपका, ये आपका मेलानेशिया का पार्ट है। सोलोमन आइलैंड किसका है? मेलानेशिया का पार्ट है, ठीक है ना। और नाउरू आपका हो गया, पापा न्यू गिनी हो गया, वनुआतू हो गया, ये मेलानेशिया वाला पार्ट है गया। और फिर पोलिनेशिया में आपका फ्रेंच पोलिनेशिया, कुक्स आइलैंड, है ना, समोआ, ये तुवालू, ये सारी जो पार्ट्स हैं आपके पोलिनेशिया के पार्ट हो जाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बट जो मैंने मेन बताए, सोलोमन आइलैंड, पापा न्यू गिनी, ये मेलानेशिया में, देन टोंगा, कुक्स आइलैंड, फिजी और समोआ और तुवालू ये आपका पोलिनेशिया में, और गुआम, मार्शल आइलैंड, किरिबाती, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ ये आपके माइक्रोनेशिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है टेट्रापॉड्स के रिगार्डिंग। तो मुंबई में रिसेंटली अनयूजुअल वाइब्रेशंस या अर्थक्वेक लाइक कंडीशन देखने को मिली, जिसमें हाई टाइड के टाइम पे, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो कई लोगों ने कहा कि भैया रिलोकेशन ऑफ टेट्रापॉड्स वाज देयर एंड कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अंतर्गत। देखो क्या होता है, टेट्रापॉड्स एक्चुअली में क्या होता है, जिनके 4 पैर हो, है ना, 4 लेग्ड होते हैं। तो इस तरीके से कुछ उनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ऐसे उसमें, है ना। इस तरीके से आप जब जाएंगे बैंड्रा, बैंड स्टैंड और ये मैरीन ड्राइव, इन सब जगहों पे जाएंगे तो आपको इस तरीके के पत्थर बहुत सारे रखे दिखेंगे बॉम्बे में, है ना। तो टेट्रापॉड आर बेसिकली दीज बिग स्टोन्स। और ये क्यों रखे जाते हैं? बेसिकली दे आर प्लेस्ड अलोंग द कोस्ट लाइन्स टू प्रिवेंट इरोजन एंड वाटर डैमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना कि दे आर प्लेस्ड अलोंग द कोस्ट लाइन्स टू प्रिवेंट इरोजन एंड वाटर डैमेज, है ना। तो ये वाटर डैमेज और इरोजन को रोकता है टेट्रापॉड। एंड टेट्रापॉड वॉज फर्स्ट यूज इन फ्रांस इन
इन लेट 1940s टू प्रोटेक्ट द शोर फ्रॉम द सी। तो शोर को सी से प्रिवेंट करें, क्योंकि देखो क्या होता है, सी का फिर पानी आएगा और फिर वो उसको अपने आप में सबमर्ज कर लेगा, ठीक है, इरोड करके उसको अपने अंदर ले लेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जितना भी बीच वाला एरिया रहता है या शोर वाला एरिया रहता है वो फिर सी में सबमर्ज होने लगता है, अंदर चला जाता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टेट्रापॉड्स का यूज़ फ्रेंच ने पहली बार किया था और अभी भी ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यूपीएससी आपसे सिर्फ यही पूछ लेगा कि भाई मैरीन ड्राइव में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेट्रापॉड्स लगे मिलते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो एक तो बैठने का काम करते हैं कि क्या काम करते हैं, तो बैठने का काम तो करते हैं, साथ ही साथ वो आपको बेसिकली वहाँ पे जो शोर रीजन है उसको सी से बचाने के लिए उसका मेन यूज़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। और अगली है हम न्यूज़ पढ़ेंगे नमस्ते स्कीम के बारे में। तो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते स्कीम क्या है? इट इज़ द नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो कि है फॉर क्लीनिंग ऑफ द सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। जो सीवर्स होते हैं और जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए मैकेनाइज्ड इकोसिस्टम का यूज़ किया जाएगा। ये नमस्ते स्कीम है, ठीक है ना। अब ये स्कीम क्यों की जा रही है? ये स्कीम एक तो जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो जॉइंट वेंचर किसका किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इसका एम है कि ज़ीरो फैटेलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क अचीव करना। भैया देखो हमारे इंडिया में आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं लोग, जबकि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। आप सबको पता होना चाहिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है एंड इट इज़ बैंड प्रैक्टिस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। एक एक्ट आया था 2013 में, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। उसके अंतर्गत ये ऑलरेडी प्रोहिबिटेड हो चुका है। उसके बाद भी जो प्रिवेलेंस है मैनुअल स्कैवेंजिंग का बहुत ज़्यादा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय हैंड फ्रॉम सीयर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक में घुस करके जो लोग मैनुअली इसको करते थे वो प्रोसेस ऑलरेडी उसको बंद कर दिया गया, इस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानें जाती थी, है ना। and now they are trying to do under this नमस्ते स्कीम, trying to do is mechanically, ठीक है ना। सो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सुशोभित हो चुकी हैं, है ना। द्रौपदी मुर्मू जी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सुशोभित हुई हैं। तो लेट्स होप दैट शी विल कैरी ऑन द टास्क, द मैमथ टास्क दैट शी हैज़ बीन गिवन एंड नॉट शी विल नॉट बी परफॉर्मिंग मेयरली एज अ रबर स्टैम्प। सो शी विल बी हैविंग अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैविंग अ ग्रेट ड्यूटी टू दिस नेशन एंड आई थिंक कि जैसा नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी का हुआ है या जैसा नाम मतलब प्रणब मुखर्जी जी का हुआ है, तो वह उस तरीके से कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगी, है ना। सो दैट इज़ वन थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। एक न्यूज़ और देख लीजिए, दिनेश गुणवर्धने लाइकली टू बी नेम्ड एज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना, रनिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इस समय, और इस समय आई थिंक कि जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो दिनेश गुणवर्धने होंगे। सो लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से आगे बढ़ती है चीज़ें। तब तक आप मेरे साथ आगे मूव कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे मैंने आपको जो न्यूज़ आइटम्स बताएं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे आप याद रखिएगा। मैं कहीं पे भी आपको कहीं ऐसे इधर उधर की न्यूज़ आइटम नहीं बताता हूँ। 10th एडिशन शुरू होने वाला है स्वर सम्राट फेस्टिवल का। स्वर सम्राट फेस्टिवल बेसिकली विच इज़ डेडिकेटेड टू द ग्लोबल आइकॉन्स हु आर देयर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब म्यूज़िक, डांस, इन सब चीज़ों के लिए स्वर सम्राट फेस्टिवल कहते हैं इसको। अब इनमें यहाँ पे लोग गाएंगे या कुछ इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेंगे। इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी सरोद माइस्ट्रो तेजेंद्र नारायण मजूमदार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्वर सम्राट फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया था, तो तेजेंद्र नारायण मजूमदार जो कि सरोद के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इस बार की जो थीम है वो डेडिकेटेड टू सम्राट उस्ताद अली अकबर खान, है ना, याद रखिएगा। सम्राट उस्ताद अली अकबर खान को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार। दिस इज़ द स्पेशल फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटिंग द सेंटेनियल ऑफ स्वर सम्राट उस्ताद अली अकबर खान, ठीक है ना। उस्ताद अली अकबर खान को इन्होंने सेलिब्रेट किया इस बार, ठीक है ना। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ देयर। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यू कैन मूव हेड विद मी।
यहाँ पे है स्टोलन 19th सेंचुरी पेंटिंग ट्रेस्ड टू यूएस म्यूज़ियम। अब 19th सेंचुरी की एक बहुत फेमस पेंटिंग है जो कि पेंटिंग है राजा सरफोजी की, है ना। तो याद रखिएगा राजा सरफोजी की ये पेंटिंग है, वो स्टोल हो गई थी, वो चोरी हो गई थी एंड वहाँ से अब ये जो मिली है वो कहाँ मिली है अपने को, वो मिली है यूएस के एक म्यूज़ियम में मिली है, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब 19th सेंचुरी पेंटिंग है ये राजा सरफोजी की और उनके बेटे शिवाजी की, ठीक है ना। तो राजा सरफोजी भोसले थे वैसे ये, एंड कहना चाहिए कि ये कह सकते कि इनको ये लास्ट रूलर थे एक तरीके से भोसले डायनेस्टी के, विच वाज द मराठा प्रिंसिपैलिटी ऑफ तंजौर, है ना। याद रखिएगा तंजौर की ये मराठा प्रिंसिपैलिटी थी, है ना, तंजौर की, जिसको थंजावुर आप लिख रहे हैं, यहाँ पे पेपर में थंजावुर लिखा है, तंजौर बोलते हैं इसको। तो ये मराठा प्रिंसिपैलिटी की भोसले डायनेस्टी के वो थे, एंड दैट वाज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सरफोजी बोलते हैं इनको। एंड अभी ये जो पेंटिंग है वो मैसाचुसेट्स म्यूजियम से वहाँ पे मिली है, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो फॉर लॉन्ग द रूलर्स ऑफ थंजावुर हैव बीन डिवाइड ऑफ एब्सोल्यूट पावर, है ना। तो जो थंजावुर के रूलर्स थे उनको पावर ज़्यादा थी नहीं। सरफोजी प्लेस्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द थ्रोन, ये सरफोजी को भी ब्रिटिश ने ही प्लेस किया था थ्रोन में ओवर हिज स्टेप ब्रदर अमर सिंह, है ना, उनके स्टेप ब्रदर अमर सिंह के ऊपर। एंड इनके एक बेटे थे शिवाजी हु रूल्ड अंटिल 1855, हु रूल्ड अंडर 1855। अब इसके बाद कोई मेल सक्सेसर था नहीं, तो थंजावुर वाज द कैजुअलिटी ऑफ लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब चूंकि इनका कोई बाद में बेटा नहीं हुआ शिवाजी का, इसलिए ये इनको कंफ्यूज मत कर देना, है ना, सरफोजी, शिवाजी और शिवाजी को। तो शिवाजी जो थे वो सरफोजी के बेटे थे और फिर फाइनली थंजावुर में थे ये लोग, साउथ में तमिलनाडु वाले पोर्शन में, ठीक है ना। ये तमिलनाडु वाले तंजौर जिसको बोलते हैं, थंजावुर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एंड इनके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इनका पूरा किंगडम चला गया था। इनका किंगडम चला गया था किसके अंदर? इनका किंगडम चला गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर चला गया था। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता अगर हो गई हैं तो नाउ वी कैन मूव अहेड, है ना, एंड लेट्स मूव अहेड। मेन तो यही कि सरफोजी कहाँ के थे, तो याद रखना कि ये तंजावुर जो भी आप बोलना चाहे, तंजौर या थंजावुर, दोनों में से कुछ भी याद रखना वही आएगा, ठीक है। अगली न्यूज़ है एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंका इंडिया लाइफलाइन। तब ये एक एग्जांपल है कि इस बार किस तरीके से श्रीलंका जब क्राइसिस हुई तो उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आया वो कौन सी कंट्री आई? वो इंडिया आई। तो दिस आर्टिकल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर GS2 आपका। GS2 में आपका इंटरनेशनल पार्ट में इंडिया श्रीलंका रिलेशन में ज़रूर पूछ सकता है। तो चूँकि इंडिया जो था वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था इन केस ऑफ दैट ग्रिपलिंग डेट एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा डेट क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी श्रीलंका में। ऐसे में इंडिया जो था दैट वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। नॉट इवन चाइना केम, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो आएगा, अगर उसने मदद की तो इस तरीके की कंडीशन तो उसने बहुत सारी कंट्रीज़ में कर दी है, तो अब वो सारी कंट्रीज़ पैसा मांगना शुरू कर देंगे, है ना। देयरफॉर चाइना डिडंट रिस्पॉन्डेड टू दैट, है ना। इस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया जितना इंडिया ने किया, है ना। एंड ऑथर ने कहा है कि देखो इंडिया जो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है दैट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल। तो वो इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में है। अगर श्रीलंका की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी फॉर बोथ इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका के लिए तो रहेगी, इंडिया के लिए भी रहेगी, बिकॉज इट विल प्रोजेक्ट इंडिया एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, है ना। ये इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। दूसरा, ये हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसको जस्टिफाई कर देगा। तो नेबरहुड फर्स्ट को जैसे ही हम जस्टिफाई कर पाए, वैसे ही जो दूसरे नेबर्स हैं हमारे, चाहे आप म्यांमार को देख लें, चाहे आप बांग्लादेश को देख लें, चाहे आप फिर इधर साइड अफ़गानिस्तान, तो ऑलरेडी चलो क्या ही बोलें अब उसको, है ना। और पाकिस्तान को तो हमको कुछ मतलब नहीं है। भूटान, हाँ भूटान को देख लीजिए, है ना, चाहे नेपाल को देख लीजिए। ऑल दीज विल गेट टू नो वन थिंग दैट कि हाँ ये चाइना के साथ अगर आप रहोगे तो बाद में आपका भला नहीं होगा, बाद में आपकी श्रीलंका जैसी स्थिति होगी और फिर इंडिया जैसी कंट्री को ही आपको बचाना पड़ेगा। तो पहले से ही क्यों ना उसके साथ हो लें। तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्शन कि ये जो सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, है ना, और इसकी हमको ज़रूरत
ज़रूरत भी थी, हमको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जो कि हमको इस रूप में मिली और हमने ज़रूर उसमें ज़रूर अच्छा योगदान प्ले किया है। इसके बाद ऑथर ने कहा कि धीरे धीरे हमको, और ये भी अच्छी बात है कि एक बार श्रीलंका का हमने ट्रस्ट जीत लिया, कॉन्फिडेंस जीत लिया, हम उस पर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे हमारे जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा अच्छे, और रीजनल इंटीग्रेशन जो है, रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा और रीजनल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रीजनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा और रीजनल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। और चाइना तो आप देखो, चाइना क्या करता था, चाइना इनको चेकबुक डिप्लोमेसी में फंसा लेता था। चेकबुक डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि भैया आपने ब्लैंक चेक दे दिया, आपने बोला कि इसको चेकबुक को भर लो और जितना आपको पैसा चाहिए उतना पैसा हमसे ले लो, और वही चीज़ इन्होंने की, श्रीलंका ने भरते गए और ज़ीरो सटा सटा के लिखते गए और फिर बाद में अब देखो क्या हालत हो रही है। तो देखो पैसा तो चला ही जाएगा जितना भी आप लोगे, लेकिन दिक्कत है कि आपने यूटिलाइजेशन समझा नहीं, आपको लगा कि चाइना इंडेफिनेटली आपको पैसा देता रहेगा और ये नहीं देखा कि उसने हम्बन डोटा ले लिया, 99 सालों के लिए आपसे लीज में ले लिया, ये सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी कर रखी है ना। एंड ये एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि हमको पहली बार ऐसा मौका मिला कि हम चाइना से ज़्यादा क्लोज श्रीलंका के पहुंच गए हैं। इंडिया इज़ मच क्लोजर टू दैट ऑफ चाइना। तो ये अभी हो नहीं रहा था, बहुत सारे नेबर्स हमारे ऐसे थे जो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन ये जो ट्रेंड रिवर्सल है वो देखने को मिला है कि नाउ वी आर मूविंग क्लोजर टू आवर नेबर्स एज़ कम्पेयर टू चाइना। एंड इससे एक जो प्रोजेक्शन हमारा है काफ़ी अच्छा हुआ है, स्पेशली जो एशिया में अपना हमारा प्रोजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है ना। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चाइना का मैंने आपको बताया क्यों मदद नहीं करेगा चाइना इस तरीके से, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ की उसने ऐसी हालत कर रखी है और अगर वो इस तरीके से रहेगा तो उसके पास सब पैसा मांगने आ जाएंगे। ठीक है, अब ऑथर ने कहा है कि देखो क्या चीज़ें करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, जो नई श्रीलंकन गवर्नमेंट बन रही है उसको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो दे शुड शो दैट दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट स्टेबलाइजिंग द इकॉनमी। पहली चीज़ तो उनके एक्शन से दिखना चाहिए कि वो सीरियस हैं टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग द इकॉनमी, है ना। वो IMF के साथ बातचीत करें, जो भी उनको करना है, टैक्सेस बढ़ा करके या जो भी करना है, रेवेन्यू इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, चाहे टूरिज़्म से करें, क्योंकि मेन उनका जो हिट हुआ है वो टूरिज़्म के कारण ही हुआ है कि टूरिज़्म नहीं चल रहा था, इस कारण से वो इनको नुकसान पहुंचा है काफ़ी ज़्यादा, है ना। दूसरा चीज़ इन्होंने कहा है, सेकंड थिंग व्हाट दे हैव सेड इज़ दैट कि नाउ दे शुड बी मोर ओपन टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। देखो अभी तक क्या कर रहे थे, चाइना के इन्फ्लुएंस में रह करके अपने आप को क्लोज कर रहे थे, सिर्फ चाइना वालों के लिए खोल रहे थे, ठीक है ना। तो अब इनको क्या करना है कि उनको अपनी इकॉनमी को ओपन करना है, ओपन करना रहेगा। और वैसे भी IMF जब पैसा देगा तो कंडीशंस लगा ही देगा ओपन वाली, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मार्केट फोर्सेज जो है उनको डिटरमाइन करने दो, आप मत डिटरमाइन करो। चाइना से आप इंस्पायर मत हो जाओ कि हर चीज़ खुद ही डिटरमाइन करो, डिवैल्यूएशन कर दो, रीवैल्यूएशन कर दो, है ना। मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करने दो कि आपकी करेंसी की क्या औकात है, आपकी करेंसी कैसी चलनी चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है ना। रिड्यूस द बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कट द रेड टेप, है ना। तो ऑथर ने सजेस्ट किया कि भाई इन्वेस्टमेंट आने दो, आप रेड टेपिज्म को मत करो, है ना। जो लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज है उनको बंद करो, है ना। इन सब चीज़ों को हटाओ यहाँ से। अब वो समय नहीं रहेगा कि आप उनकी एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करते रहो, है ना। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स मतलब बार बार लोन देना, उनको बेल आउट करना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि it has to build a national consensus on implementing the IMF program and reform by explaining that this is the only solution to the crisis। तो उन्होंने कहा कि भैया IMF का जो प्रोग्राम रहेगा वो एकमात्र सोल्यूशन है। वैसे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान IMF ही आता है सेवियर के रूप में। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जनता को भी समझाना पड़ेगा कि ये एकमात्र तरीका है और उसको फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। देन यू हैव टू रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ। जैसा राजपक्षा के समय है ना वो चल रहा था ना कि सैटर्न वॉज डांसिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नाउ देयर शुड बी अ प्रॉपर एंटी करप्शन पॉलिसीज, योर प्रॉपर एंटी करप्शन पॉलिसी शुड बी इफेक्टिव इनफ। एंड आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी भी दोबारा रीअलाइन करनी पड़ेगी। जो प्रो चाइना स्टैंस था राजपक्षास का वो आपको दूर करना पड़ेगा। ये गोटाबाया और जो महिंद्रा राजपक्षा ने आपका नुकसान किया ना उतना आपका किसी ने नहीं किया होगा। तो दैट इज़ वन थिंग विच यू शुड डू। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पेगासस के बारे में है। तो पेगासस स्पाईवेयर था, ये आप सबको पता है। पेगासस क्या कर सकता है, आपके मोबाइल में आ गया, सपोज करो आपके पास फिशिंग के थ्रू कोई लिंक आ गई, मतलब कि आपको वो मिमिक कर रहा है। सपोज करो आपने facebook.com खोला, वो फेसबुक जैसा पेज तो खुला लेकिन वो एक्चुअली में फेसबुक ना होकर के कोई ऐसा फेक पेज बनाओ जिसमें सारी कोडिंग जरूर फेसबुक जैसी है, तो इसको फिशिंग बोलते हैं। जब आप मिमिक कर रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट को, इस तरह से आपने वहाँ क्लिक किया, आप चले गए, आपने कुछ एंट्री, इस तरीके से वो आ गया, है ना। तो
तो ये बेसिकली ये था फिशिंग का मेथड। अब तो जीरो क्लिक अटैक भी होने लगे थे, मतलब अगर आप क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी वो आ जाएगा। तो इतना पेगासस इवॉल्व हो चुका था कि नाउ इट कैन बी जीरो क्लिक अटैक ऑल्सो, मतलब कि जस्ट आपके पास मिस कॉल आएगा और आपके पास चला आएगा, मतलब आपने उसको कॉल को उठाया भी नहीं तो भी आपके पास वो पेगासस आ जाएगा। और पेगासस के ऊपर वो लगा था गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया उन्होंने इजराइल से कहीं से लिया था और इसका यूज़ किया फॉर स्नूपिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। बट इसके ऊपर अभी कोई कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है ऑलरेडी, है ना, कोई नो वन इज़ ट्राइंग टू कमेंट ऑन दैट। अब यहाँ पे कुछ लॉज लिखे हैं कि जिनके थ्रू इंडिया में सर्विलेंस किया जा सकता है, तो पहले देख लेते हैं। तो सेक्शन 5 उसका सब सेक्शन 2 है जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का 1885 का। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कब का है? 1885 का है। उसका सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट अ मैसेज ऑफ और क्लास ऑफ मैसेजेस व्हेन इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो जब ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में रहेगा तो जो गवर्नमेंट है इट कैन इंटरसेप्ट अ मैसेज और क्लास ऑफ मैसेज। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, इन सभी केसेस में बेसिकली ये कर सकता है। क्या कर सकता है? इंटरसेप्ट अ मैसेज। लेकिन इसका प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कहाँ मेंशन्ड है? तो ये रूल 419A में मेंशन्ड है, इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के। तो 1951 के इंडियन टेलीग्राफ रूल्स भी थे, लिख लेना इसको। इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के थे। उसका 419A करके जो रूल है उसमें मेंशन है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अगर आपको इंटरसेप्ट करना है मैसेज। तो प्रोसीजर ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू गेट द सैंक्शन ऑफ होम सेक्रेटरी। आप लिखते जा रहे हैं ना, लिखते जाइएगा। 419A में लिखा है कि यू नीड द सैंक्शन ऑफ होम सेक्रेटरी एट द सेंटर और स्टेट, है ना। तो आपको होम सेक्रेटरी का चाहिए सेंटर या स्टेट पे आपको, है ना। बट अगर सपोज करो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है और आपको होम सेक्रेटरी तक पूरा आप नहीं प्रोसेस फॉलो कर सकते तो आप जॉइंट सेक्रेटरी का या ऑफिसर अबव द जॉइंट सेक्रेटरी का भी ले सकते हैं परमिशन। ठीक है ना, लेकिन उनको भी पहला होम सेक्रेटरी का ऑथराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर रिट्रेट किया द नीड फॉर ओवरसाइट ऑफ सर्वेलेंस, स्टेटिंग दैट इट शुड बी लीगली वैलिड एंड सर्व अ लेजिटिमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट। तो KS पुट्टास्वामी केस 2017 का जो था उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि भाई जब भी आप सर्विलेंस करें तो वो किसी पर्टिकुलर एम के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आपने उसको नॉर्म बना लिया कि हम सर्विलेंस तो करेंगे। इससे लेजिटिमेट एम होना चाहिए गवर्नमेंट का और एक वैलिड पर्पस के लिए होना चाहिए। एक और लेजिस्लेशन है जिसमें सेक्शन 69 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। सेक्शन 69 किसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। ये फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट को इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन of any information through any computer resource if it is in the interest of the sovereignty और integrity of India। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी कंप्यूटर, कोई भी जो चीज़ उसको डिक्रिप्ट की जा सकती है, उसकी इंटीग्रिटी डिक्रिप्ट की जा सकती है अगर वो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और डिफेंस ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है ना, इसका प्रोसीजर जो है वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 में मेंशन्ड है। ठीक है ना, तो इसके रूल्स भी कहाँ मेंशन्ड है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2000 में मेंशन्ड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, कर्नाटका टॉप्स द नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट। तो याद रखिएगा नीति आयोग ने निकाला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या ग्लोबल, आप देख सकते हैं इसको। वैसे तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोल रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ना। और इसमें जो टॉप किया है वो कर्नाटका ने टॉप किया। नीति आयोग इसको निकालता है। ठीक है ना, इसको कौन निकालता है? नीति आयोग इसको निकालता है। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो ये स्टार्ट किया गया था 2007 में इंसीड द्वारा, एंड याद रखिएगा इंसीड इसको निकालता है। पर अभी इसका जो पब्लिशर है वो कौन है? वाइपो। ग्लोबल इनोवेशन का पब्लिशर कौन है? जो कंट्रीज़ को लिस्ट करता है वो वाइपो है। इंडिया में इसको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के रूप में निकाला जाता है। कौन निकालता है इसको? नीति आयोग निकालता है। तो कर्नाटका ने टॉप किया है ना। नीति आयोग का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2022 का वो टॉप किया है कर्नाटका ने। और ये बेसिकली बताता है कि
इनोवेशन कैपेसिटी कितनी है या इकोसिस्टम कैसा है आपके यहाँ इनोवेशन का, तो उसमें कर्नाटका ने टॉप किया, उसके बाद तेलंगाना है, फिर हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, ये आपके स्टेट्स हैं। फिर आपके नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में अगर हम बात करें तो मणिपुर ने नॉर्थ ईस्ट में हिल स्टेट कैटेगरी में नंबर 1 याद रखिएगा कि उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। चंडीगढ़ वॉज टॉप इन द यूटी कैटेगरी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए कि कर्नाटका जो हमारे पुअर परफॉर्मर्स में है ना, पुअर परफॉर्मर्स में अगर आप देखें तो उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, ये आपके पुअर परफॉर्मेंस में थे, ठीक है ना। जैसे कि एमपी की 13वीं रैंक थी, गुजरात की 14वीं थी, बिहार की 15वीं थी, उड़ीसा की 16वीं थी, छत्तीसगढ़ की 17वीं थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में है कि एक इसमें GDERD के बारे में मेंशन है। अब ये GDERD क्या है, तो GDERD है बेसिकली आपका ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये लिख लेना कि आप कितना % आपने कंट्री का, अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहे हो। इंडिया केवल 0.7% ही लगा रहा है, इंडिया केवल 0.7% ही लगा रहा है। और जब तक आप अपना ये GDERD नहीं बढ़ाओगे, मतलब जब तक आप अपना ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं प्रमोट करोगे, है ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट नहीं करवाओगे, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करवाओगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप इनोवेशन में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि इनोवेशन का मतलब है कि रिसर्च करो, डेवलप करो, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप खर्चा ही नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि बिना खर्चा किए हमको जितना मिल जाए तो मिल जाए, तो वो ऐसे नहीं चल पाएगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की न्यूज़ एनालिसिस में। रशिया ने गैस सप्लाई शुरू कर दिया यूरोप को नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू, है ना। अब देखो रशिया इनको कर सकता है, लेकिन जब इंडिया को अपना अगर ऑयल दे रहा था तो वहाँ पे नाटक कर रहे थे बाकी सब लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें दोगलेपंथी जो है ना यूरोप की और अमेरिका की, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। आपके लिए एक सवाल ये है कि एनपीए क्या होता है। 2 तरीके के एनपीए होते हैं, एक एग्रीकल्चरल एनपीए होता है, एक नॉर्मल बैंक का होता है। आप मुझे बताइएगा कि बैंक और एग्रीकल्चर का एनपीए कैसे डिटरमाइन करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।